अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं रशिया और यूक्रेन के जंग की। कॉन्टेक्स्ट भी देखेंगे कि किस तरह से ये जंग चली आ रही है और फिर कंटेम्प्रेरी इस टाइम पर जो मामला चल रहे हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में और ग्लोबल जो पावर्स हैं वो इसमें क्या रोल प्ले कर रही है, सबको समझने की हम आज कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि ये जो यूक्रेन और रशिया की जंग है इसको शुरू हुए ऑलमोस्ट 11 इयर्स और 9 मंथ 9 महीने 11 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। वैसे तो बादी नज़र में हम लोग के जहन में यही होता है सबके कि 2022 को ये जंग शुरू हुई थी और आपको याद होगा कि वो दिन था जिस दिन पाकिस्तान के जो पीएम थे इमरान खान वो विजिट पे पहुंचे थे मॉस्को में। पुतिन के साथ उनकी मुलाकात हुई थी और उस वक्त पुतिन ने ये मैसेजेस दिए थे पाकिस्तान को कि आप आओ, हमसे बात करो, हम आपको ओपन चेक देंगे और हम आपके साथ हर किस्म की ट्रेड डील्स करेंगे, हर किस्म की हम स्ट्रेटेजिक डील्स आपके साथ अलायंसेस करने के लिए रेडी हैं। और एक ओपन और बहुत ही जनरस किस्म की इनविटेशन थी जिसकी वजह से यहाँ के पीएम वहाँ पे गए। और इसके अलावा रशिया ने ये भी कह रखा था कि हम चीप ऑयल आपको देना चाहते हैं, आपको बेचना चाहते हैं। तो लेकिन जिस दिन इमरान खान वहाँ पे पहुँचे उसी शाम पुतिन ने जो वॉर का बटन था ना वो दबा दिया और रशिया की जो आर्म फोर्सेस हैं वो एंटर हो गई थी यूक्रेन के एरियाज के अंदर। इससे पहले भी वॉर का सिलसिला चल रहा था लेकिन वो दिन था जब रशियन मिलिट्री जो है वो खुद मतलब डायरेक्टली उन्होंने वहाँ पे इलाकों को इन्वेड करना शुरू कर दिया और वॉर इस तरह से शुरू हो गई। उससे पहले ये 2014 में जबकि यूक्रेन के अंदर यूरो मेडन आया था और एक बहुत बड़ी जिसको कहते हैं रेवोल्यूशन, अवामी एक सैलाब आ गया जिसकी तस्वीर मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, भी शेयर भी कर रही हूँ कि ये यूरोप मेडन या ऑरेंज रेवोल्यूशन या जिसको रशिया ने कहा कि ये एक कलर रेवोल्यूशन है और कलर रेवोल्यूशन वो तमाम उन रेवोल्यूशंस को कहा जाता है जिनमें प्रो रशियन गवर्नमेंट्स को आउस्ट किया गया, निकाला गया और उनकी जगह प्रो वेस्टर्न या प्रो यूरोपियन रिजीम्स को तैनात किया गया। इस तरह की तमाम जो रेवोल्यूशन है जिनको बज़ाहिर तो लग रहा है कि एक अवामी रेवोल्यूशन है, बज़ाहिर तो लग रहा है कि ये वहीं के खुद के लोग हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन रशिया का ये कहना और बहुत सारी इस पर रिपोर्ट्स भी बन गई उसके बाद और बहुत सारी तहकीकात हुई, रिसर्चेस हुए जिनसे साबित हुआ कि इस तरह की जो कलर रेवोल्यूशंस थी ये इनके पीछे यूरोपियन जो लीडरशिप्स है उनके हाथ थे, वेस्ट का हाथ था, यूएस का हाथ था और इन्होंने ये एक बहुत बड़ी मुहिमें चलाई, मूवमेंट्स चलाई जिनके तहत वहाँ के प्रो रशियन जो उस वक्त के लीडर थे उनका नाम विक्टर यानुकोविच था, उनको वहाँ से भागना पड़ा, उनको फ्ली करना पड़ा। इस वक्त भी वो रशिया के अंदर मौजूद हैं, उनको एमनेस्टी दी हुई रशिया ने। वहाँ से जब वो निकाले गए तो उसके बाद जो नए वहाँ पे लीडरशिप आई उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, ज़ेलेंस्की से पहले भी जो एक दो लीडर्स वहाँ पे आए उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हम ईयू में यूक्रेन को शामिल करना चाहते हैं, हम नेटो के अंदर ईयू को शामिल करना चाहते हैं, जिसके ऊपर रशिया ने एक रेड लाइन ड्रॉ कर दी और उसने कहा कि ये चीज़ मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा बिकॉज मेरे जो बॉर्डर पे लगे हुए बहुत सारे कंट्रीज़ को नेटो अपने अंदर शामिल कर चुका है और अब ये हमने रेड लाइन ड्रॉ कर दी है कि अब हम जो है मज़ीद जो 2-3 कंट्रीज़ रह गई, मैं आपको दिखा दूँ वर्ल्ड मैप भी अगर आप देखो तो ये आपको दिखाई दे रहा है, यूक्रेन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पूरा रशिया है जो बहुत बड़ा लैंड मास है रशिया का, ये इतना बड़ा है और ये यूक्रेन इसके साथ जुड़ा हुआ ये मुल्क है। और इसके अलावा ये जो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो आपको यहाँ पे लिथुआनिया और लैटविया और ये इस तरह के दिखाई देंगे और नीचे की भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनको नेटो एक एक करके अपने अंदर पहले ही शामिल कर चुका है। तो रशिया ने ये बात की कि ये जो यूक्रेन है और ये जो बेलारूस है ये दो ममालिक जो है ना इनमें तो हमारी रेड लाइन है कि यहाँ पे इन दोनों ममालिक को ना ही यहाँ पर हम ये जो कलर रेवोल्यूशन है उसको हम बर्दाश्त करेंगे और ना ही हम इनको इन दोनों ममालिक को जो कि प्रो रशियन है और जो जिसको कि रशिया अपनी यानी कि नियर अब्रॉड अपनी स्पेस समझता है, पोस्ट सोवियत स्पेस समझता है, तो इसके अंदर हम नहीं अलाउ करेंगे कि इन दोनों ममालिक को नेटो में शामिल किया जाए। तो तब से क्या हुआ कि ये जो यहाँ के
बॉर्डर के जो 2-3 स्टेट्स हैं जिनके अंदर लाइक रशियन एथनिसिटी के लोग बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में रहते थे, उन जो बॉर्डर के जो स्टेट्स हैं उनके अंदर एक गोरिल्ला वॉरफेयर, एक रेबल वॉरफेयर शुरू हो गई थी, जो कि 2014 से ही यानी कि स्टार्ट हो चुकी थी। और उसके बाद क्या हुआ कि जब 2022 में ये बाकायदा तौर पे एक डायरेक्ट वॉर रशिया के अंदर शुरू हो गई, उससे पहले तो वहाँ की लोकल जो अवाम थी जो कि रशियन एथनिसिटी की थी, वो यूक्रेन की आर्मी के साथ लड़ रही थी, उन्होंने उनके खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी। लेकिन अब 2022 में, जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि ये हुआ कि डायरेक्ट जो रशियन मिलिट्री है वो यहाँ पे एंटर हो गई और उन्होंने एक एक करके ये लुथेंक, डोनेस्क, मैरीपोल और ये जो ज़िफोराजिया का स्टेट है और फिर क्रिशान का जो बॉर्डर स्टेट है और फिर क्रीमिया, ये जो आपको ये ब्लैक बॉर्डर में नज़र आ रहा है, ये क्रीमिया है जिसके ऊपर पहले ही रशिया ने कब्जा कर लिया। 2022 से काफ़ी पहले इन्होंने कब्जा कर लिया और वहाँ पे एक रेफरेंडम भी करवा लिया और इसको बाकायदा तौर पे क्रीमिया को रशिया का हिस्सा वो पहले ही बना चुके थे। और अब रह गए हैं ये वाले स्टेट्स जहाँ पे मुस्तकिल जंग भी हो रही है। और इस जंग के अलावा ये जो ब्लू कलर के आपको एरियाज दिख रहे हैं, ये वो एरियाज हैं जो कि इनमें भी रशियन आर्मी दाखिल हो चुकी थी। बहुत सारा इलाका उन्होंने अपने जेर कब्जा कर लिया था, लेकिन जो यूक्रेन की आर्मी है उन्होंने फाइट बैक करके ये ब्लू कलर के जो एरियाज हैं बहुत सारे इनको वापस ले लिया। लेकिन और ये जो सर्कुलर में आपको सर्कल्स ग्रीन और ये दिख रहे हैं, ये वो सर्कल्स हैं जो कि अभी भी इस वक्त भी ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ऑफ वॉर है, ये लोग बिल्कुल अपडेट मैप्स देते रहते हैं। और ये 4 दिसंबर यानी इसी चंद एक आध दिन पहले की का ये मैप उन्होंने अपडेट किया, जिसमें वो बता रहे हैं कि ये जो ग्रीन स्पॉट्स हैं ना, सर्कल्स हैं, इनके अंदर इस वक्त एक्टिव वॉरफेयर चल रहा है। दोनों फौजें जो हैं आमने सामने हैं और एक दूसरे के ऊपर हमले कर रही हैं, एक दूसरे से मुकाबला कर रही हैं। तो इसके अलावा ये जो पीछे के स्टेट्स हैं, इनके ऊपर जो पिंक कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तो तमाम ऐसे हैं जिनके ऊपर मुकम्मल तौर पर रशियन फौजों का, अफवाज का कब्जा है। और कुछ एक दो छोटे छोटे स्पॉट्स ऐसे भी हैं जो रशिया का इलाका है जहाँ पर यूक्रेनियन जो फोर्सेस हैं वो अंदर एंटर हो चुकी हैं और वो इतनी छोटी और यानी ये डार्क ब्लू कलर की वो हैं, लेकिन कि जो आपको यहाँ पर अभी दिखाई ही नहीं दे रही, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे से कोई एरियाज हैं जहाँ पे यूक्रेन की फौजें जो हैं वो रशिया के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। लेकिन ज़्यादा आपको ये दिखाई दे रहा है कि यूक्रेन का एक बहुत बड़ा जो ईस्टर्न जो बॉर्डर है उसके ऊपर जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं और जिनमें लुसेंक और डोनेस्क, स्पेशली जो ये दो जो ओब्लास्ट हैं या स्टेट्स हैं, इनको मिला करके डोनेस्क कहा जाता है। डोनेस्क रीजन कहलाता है ये, जिसके अंदर ये दो ओब्लास्ट हैं, एक लुसेंक और एक डोनेस्क ये है। और उसके अलावा ये ज़िफोरोजिया है और किर्शान है और फिर नीचे क्रीमिया है। सो ये है सूरत हाल जो बिल्कुल इस वक्त चल रही है। और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मैंने आपको बता दिया कि जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई और यूएस ने समझा कि अब वो दुनिया में एक सुपर पावर, सोल सुपर पावर बन गया है, तो फिर क्या हुआ कि रशिया जो है वो टूट चुका था उस वक्त। जो अफगान और रशिया वॉर के बाद सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और अमेरिका ने ये समझा कि अब वो सोल सुपर पावर है, तो उसने फिर क्या करना शुरू कर दिया, उसने एक एक करके तमाम जो कंट्रीज जो कि पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थे और इसके बॉर्डर की कंट्रीज थे, यहाँ पे लिथुआनिया, एस्टोनिया, मोल्डोविया और ये इस तरह के बहुत सारे, इन सबको एक एक करके नेटो का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया था। तो ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है जो कि कोल्ड वॉर के बाद शुरू होता है। अब क्या हुआ कि अब जबकि ये वॉर शुरू हो गई, वो उस वक्त शुरू हुई जबकि रशिया ने ये समझा कि मैं जो है ना दोबारा से एक बहुत पावरफुल स्टेट बन चुका हूँ। और अब अरब स्प्रिंग जब आ चुकी थी सीरिया के अंदर और लीबिया के अंदर,
तबाही मचा चुके थे ये यूरोपियन और नेटो के स्टेट्स और उनकी पावर्स। उस वक्त रशिया ने फाइट बैक किया, उसने बशार अल असद का साथ दिया और यूएस फोर्सेस को मजबूर किया कि वो सीरिया से छोड़ के यहाँ से विड्रॉ कर लें। उसके बाद लीबिया के अंदर भी इन्होंने अपने इंटरवेंशन या अपनी मुदाखलत जो है ना वो बहुत हद तक बढ़ा दी। उसके बाद रशिया ने बहुत सारे और ममालिक के अंदर भी अपनी स्ट्रेटेजिक टाइज बहुत ही स्ट्रेंथन कर लिए। अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर आके बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक टाइज जो हैं वो स्ट्रेंथन कर दिए। तो उस वक्त रशिया ने फील किया कि नहीं, अब मैं इनके नीचे नहीं दबूंगा। और इससे पहले जितनी भी कलर रेवोल्यूशन इन्होंने कर ली हैं और एक एक करके इन्होंने पोस्ट सोवियत जो स्पेस है उसमें प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स तैनात करवा दी हैं। अब ये सिलसिला नहीं चलेगा, अब मैं इनका मुकाबला करूंगा और अब हम ये मजीद ये नहीं होने देंगे। तो तब से ही ये यूक्रेन 2022 से आप समझ लें ये जो भरपूर एक जंग चल रही है, इसमें रशिया जो है वो उसने कतई तौर पे बिल्कुल पसपाई का मुजाहरा किसी भी वक्त नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है और हमेशा दुनिया के जो वेस्टर्न ममालिक में जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं, जो रिसर्च वर्क हो रहा है, वो यही कहते हैं कि रशिया जो है वो फ्रंट फुट पे खेल रहा है और यूक्रेन जो है वो बिल्कुल डिफीट के दहाने पे खड़ा है। अगर तो ये जो यूएस और जो नेटो के बाकी ममालिक हैं उनकी एड ख़त्म हो जाए, उनकी बैकिंग ख़त्म हो जाए, तो एक दिन भी ज़ेलेंस्की मज़ीद यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकेगा। और अभी भी जो यूक्रेनियन ट्रूप्स हैं और जो अफवाज हैं और जो उनकी जितनी भी मिलिट्री वेपन से उनको बहुत ज़्यादा रशिया ने नुकसान पहुंचाई है। ना सिर्फ ये बल्कि रशिया ने अब उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी का बिजली का निज़ाम हो गया और उनके हुकूमती निज़ाम के जो दफातर हैं और जो मतलब एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, वो सारा का सारा यूक्रेन के अंदर कैपिटल के अंदर कीव से के जो कैपिटल है उसमें डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी बहुत इस वक्त कस्मा पुरसी की हालत में है यूक्रेन की आवाम और हर तरह से उनको तो उनकी कमर टूट चुकी है। लेकिन ज़ेलेंस्की पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, बिकॉज उसको एक तो यूएस और यूरोप की शय हासिल है, उनकी बैकिंग हासिल है, और दूसरी बात ये कि उसको पता है कि मैंने जिस तरह से अपने अवाम के साथ नाइंसाफ़ी की है और जिस तरह से मैंने अपने अवाम को जो है ना अपनी ज़ात की खातिर जो है एक इतनी फजूल किस्म की यानी बेतुकी किस्म की जंग के अंदर उनको घसीटा है, धकेला है, तो ये अवाम जो है और ये जो मेरी कौम है ये तो मुझे माफ़ नहीं करेगी। तो ये जिस दिन ये जंग ख़त्म हो गई, जिस दिन मेरी ज़रूरत नहीं रही यूएस को और नेटो के तमाम साथी ममालिक को, तो फिर इन्होंने मुझे अपनी आवाम के हवाले कर देना है और मैं मेरी जो है ना वो मैं अपनी जान से भी जाऊंगा क्योंकि आवाम मुझसे इतना मुश्तिल है। तो अब क्या हो रहा है कि बहुत दफ़ा ट्रम्प जब हुकूमत में आ रहा था 1 जनवरी के दिन जब वो हुकूमत में आया था इस साल की पहली तारीख को, तो तब भी उसने कह दिया था कि मैं तो आते साथ ही गजा की जंग भी ख़त्म करवा दूंगा और विद इन आवर्स जो है ना मैं यूक्रेन की वॉर भी ख़त्म करवा दूंगा। लेकिन तब से अब तक वो हर चंद दिनों के बाद ये जो पीस का प्रोसेस है इसको मज़ीद बढ़ाया जाता है, मज़ीद जो है रशिया के डेलीगेट्स को बुलाया जाता है, यूक्रेन के डेलीगेट्स को बुलाया जाता है, उनको बैठाया जाता है, पीस का कोई एग्रीमेंट सामने लाने की कोशिश की जाती है। और बहुत जगहों पर पुतिन ने ट्रम्प के साथ एग्री भी किया कि हाँ चलो तुम्हारी कुछ बातें मैं मानूंगा, लेकिन मेरी जो शरायत हैं बेसिकली क्योंकि मैं फ्रंट फुट पे हूँ, मैं जीत रहा हूँ, तो जो जीत रहा होता है ज़रा उसकी शरायत तो उसी की मानी जाती है। तो यूक्रेन की और या ज़ेलेंस्की की शरायत मानना जो है ना वो पुतिन को इस वक्त कबूल नहीं। तो ये सिलसिला मुस्तकिल तौर पे चल रहा है जब से ट्रम्प हुकूमत में आया। सो बिल आखिर वो अब एक ट्रम्प जो है वो एक 28 पॉइंट्स का एजेंडा पीस प्लान जो है वो सामने लेकर के आया है और उसने पेशकश की है दोनों पार्टीज़ को, पुतिन को भी और ज़ेलेंस्की को, कि अब तुम लोग इसके ऊपर यस कर दो और बिलाकर यूक्रेन की वॉर जो है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन जो यूरोपियन साथी हैं जो ज़ेलेंस्की की बैकिंग कर रहे हैं वो बार बार उसको शय देते हैं और उसको कहते हैं कि नहीं 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 ये शर्तें नहीं माननी, ईयू में तुम्हें हम लेकर आएंगे, नेटो में हम तुम्हें लेकर आएंगे, हम तुम्हारी ये मदद करेंगे, हम तुम्हें ये करेंगे। तो वो
رکاوٹ بن رہے ہیں ٹرمپ اور یہ زیلنسکی کے بیچ کے اندر جو ہے وہ امن ہونے کے اندر، بیکاز یورپ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے اتنی بڑی جو سٹیپ لیا ہے، یورپ کے جو ممالک ہیں، نیٹو کے جو الائز ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اتنی قربانی دی ہے، اتنا ہم نے ایک فضول قسم کی وار کے اندر بلینز آف ڈالرز اپنے خرچ کیے ہیں، اور اتنی ہم نے یعنی اپنی ویپنز یہاں پہ ضائع کر دی ہیں، اتنا ہم نے آگے ہم بڑھ گئے ہیں کہ اگر اب ہم پیچھے ہٹ گئے تو پھر پوٹن جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرینتھن ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ ہمارے مزید علاقے اور مزید جو ممالک ہیں ان کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دے گا، یعنی کہ ایک ڈومینو افیکٹ جو خوف ہوتا ہے نا پاور کے کہ اگر میں نے ایک جگہ پہ مار کھا لی تو میرا سارا ہی جو سلطنتیں ہیں جو وہ گرنا شروع ہو جائیں گی، تو وہ حساب ہوا ہوا اس وقت یورپ کے ممالک کا، تو وہ ڈفرینٹ طریقے سے حائل ہو رہے ہیں اس پیس پلان کے بیچ میں، جس کی وجہ سے پوٹن نے اب یہ کہا ہے کہ یہ جو ٹاکس اور یہ جو ہوئے ہیں، مطلب ٹرمپ کوشش کر رہا ہے، اس کا جو ہے وہ بریک تھرو نظر نہیں آ رہا. کرملن سگنلز نو یوکرین بریک تھرو آفٹر پوٹن ٹاکس ود یو ایس، یعنی کہ یو ایس کے ساتھ پوٹن کی ملاقات ڈیلیگیشن کے ساتھ ہو گئی، یہ 28 پوائنٹس کا ایجنڈا سامنے آ گیا، لیکن جب پوٹن دیکھتا ہے کہ یہ زیلنسکی تو مان نہیں رہا جو ضروری شرائط ہے میری، تو پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں مشکل ہے کہ یہ جنگ بندی ہو. پوٹن واز رشیا ول سیز ڈونباس ریجن بائی اینی مینس ایز یوکرینینز پریپیئر فار مور پیس ٹاکس ود یو ایس، یعنی پوٹن کو یہ لگ رہا ہے کہ جو اس پیس ٹاک میں بات ہم نے لکھ دی ہے کہ ڈونباس کے جو دونوں صوبے ہیں لوشانک اور ڈونیسک، یہ دونوں جو ہے نا یہ رشیا کے حصے میں اب آ جائیں گے، لیکن سگنلز ایسے آ رہے ہیں اور زیلنسکی کی طرف سے اشارے ایسے آ رہے ہیں کہ جیسے کہ وہ یہ دونوں علاقے رشیا کو سیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، دیٹ مینس کہ یورپینز اس کو اکسا رہے ہیں. تو اس کے وجہ سے پوٹن جو ہے نا اس طرح کے بیانات دے رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مشکل لگ رہا ہے کہ پیس ہو، اور دوسرا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈونباس کا جو ریجن ہے وہ تو میں ہر صورت رشیا کے اندر شامل کر دوں گا، چاہے مجھے اس کو ملٹری کے تھرو لینا پڑے، چاہے پیس ٹاک کے تھرو لینا پڑے، کسی بھی صورت میں وہ رشیا کے اندر ہی شامل ہونے والے. اسی طرح پوٹن نے یہ بھی کہا ہے کہ نو کمپرومائز آن ٹیریٹری آفٹر یوکرین ٹاکس ود یو ایس. یوکرین کے ڈیلیگیشن بھی یو ایس سے مل رہے ہیں، لیکن رشین آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ کسی بات پہ بھی ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. اگر یہ 28 پوائنٹس ہم مانتے ہیں تو ہمیں یہ پورے چاہیے. اس میں کچھ چیزیں یوکرین کے مفاد میں جا رہی ہیں، زیلنسکی کے مفاد میں جا رہی ہیں، کچھ ہمارے، تو یہ پورا پلان ماننا پڑے گا. یہ نہیں کہ اس میں سے کوئی چیز اب ہماری جو مرضی کی وہ آپ نکال سکو. تو پھر ہم بھی یورپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ریڈی، اور ہم تمام یورپ کے تمام ممالک کے ساتھ اکٹھے جنگ کرنے میں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہوگا. رشین پریزیڈنٹ اکیوزز یورپین پاورز آف سیبوٹاجنگ پیس، کیونکہ یہ بات جو پوٹن نے کہی ہے وہ اس لیے کہی ہے کیونکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یورپ کے جو لوگ ہیں، ممالک ہیں، وہ اس پیس ڈیل کے بیچ میں روڑے اٹکا رہے ہیں، راستہ روک رہے ہیں اس پیس ڈیل کا. So European Union has agreed to phase out all Russian gas imports by late 2027، یعنی وہ یہ منصوبہ بنا رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ کر کے ہم بالکل زیرو گیس اب اور آئل خریدنا شروع کریں گے ہم رشیا سے. دیٹ مینس کہ ابھی بھی بہت ساری گیس وہاں سے آ رہی ہے. ایک اور بات یہ دیکھیں کہ یوکرین رشیا وار میں ایک لیٹسٹ نیوز سامنے آئی ہے کہ میکرون جو فرانس کا پریزیڈنٹ ہے، اس نے وارن کیا کہ ٹرمپ کوڈ بیٹرے یوکرین، یعنی وہ آپس میں یورپین لیڈرز کے ساتھ، یو کے کا پی ایم، جرمنی کے پی ایم کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہے فون کے اوپر، اور یہ فون کال اس کی لیک ہو گئی ہے، اور وہ ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ یوکرین کو دھوکہ دے دے گا. سو ہمارا جو یہ فرض ہے کہ ہم زیلنسکی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور جہاں جہاں پیس ڈیل میں ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو یوکرین کے حق میں نہیں ہے، اس کے لیے ہم ریزسٹنس شو کریں. یہ بات میکرون اپنے دوسرے یورپین لیڈرز کے ساتھ کر رہا ہے. سو جو ٹرمپ کا 28 پوائنٹ یوکرین پلان ہے وہ ہے کیا، اس میں کچھ چیدہ پوائنٹس جو ہے نا آپ کو میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں. اس میں کچھ چیزیں یہ ہیں کہ یوکرین یا زیلنسکی جو سیکیورٹی گارنٹیز مانگ رہا تھا وہ یوکرین کو دی جائیں گی. یہ بات ٹرمپ سے منوا لی ہیں، لیکن وہ گارنٹی ایسی نہیں ہوں گی کہ نیٹو کی جو آرمی ہے وہ تعینات ہوگی یا یو ایس کی آرمی تعینات ہوگی یوکرین کے اندر، یہ بات نہیں ہے. لیکن
यूक्रेन के बाहर नेटो के जो दूसरे स्टेट्स हैं उनमें वो आर्मीज खड़ी हो जाएंगी, तो दैट मीन्स के कहाँ खड़ी होंगी, शायद पोलैंड में खड़ी हो जाएंगी। अच्छा, एक और बात उसमें ये कि जो यूक्रेन अपनी आर्मी खुद की बना सकेगा वो भी 6 लाख लोगों से ज़्यादा की से बड़ी वो आर्मी नहीं बनाएगा। तीसरी बात कि यूक्रेन अग्रीज टू एनश्राइन इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट विल नॉट जॉइन नेटो, यानी एक बात पे वो दो बातों की जिद चल रही थी इतने सालों से कि हम ईयू में शामिल होंगे और हम नेटो में शामिल होंगे, तो अब वो ये लिख देगा अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि यूक्रेन कभी भी नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, लेकिन ईयू का मेंबर वो बन सकेगा फेज वाइज, ये आहिस्ता आहिस्ता शायद हो जाए। नेटो अग्रीज नॉट टू स्टेशन ट्रूप्स इन यूक्रेन, के नेटो अपनी फौजें यूक्रेन के अंदर नहीं खड़े करेंगे, हाँ अलबत्ता यूरोपियन फाइटर जेट्स विल बी स्टेशन इन पोलैंड। ठीक है, इस तरह की बातें हैं उसमें। और ये इंटरेस्टिंग चीज एक और कि यूक्रेन इज एलिजिबल फॉर यूरोपियन यूनियन मेंबरशिप एंड विल रिसीव short-term preferential access to EU markets while this issue is being considered, यानी हम ये चीज़ कंसिडरेशन में रखेंगे, हम देखेंगे कि कैसे फेज वाइज हम EU को के अंदर यूक्रेन को एंटर करवा सकते हैं, लेकिन ये बड़ा लंबा प्रोसीजर होगा, बड़ा साल लगेंगे, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ इतना करेंगे कि EU की मार्केट्स में हम उनको ओपनिंग दे देंगे। इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि रशिया विल बी रीइंटीग्रेटेड इनटू ग्लोबल इकोनॉमी, दैट मीन्स कि जो यूएस और वेस्टर्न ममालिक की तरफ से यूरोपियन ममालिक की तरफ से बेशुमार सैंक्शंस लगी हुई थी रशिया के ऊपर, और रशिया की मतलब सारी इकोनॉमी को सबडाइज किया रखा इन्होंने इतने साल, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, वो सैंक्शंस ख़त्म हो जाएंगे और दुनिया के ममालिक अब फ्रीली रशिया के साथ ट्रेड कर सकेंगे आगे चल के आइंदा वाले सालों में। और जो रशिया के जो $300 बिलियन से ज़्यादा के एसेट्स जो कि फ्रीज कर रखे हैं यूरोपियन बैंक्स के अंदर भी और यूएस के बैंक्स के अंदर भी, और ये बार बार ये नेटो के ममालिक कहते रहे कि ये वाले 300 बिलियन वो हम यूक्रेन को रीबिल्ड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बारे में ये अग्रीमेंट हुआ है कि 100 बिलियन उनमें से जो है ना फ्रोजन रशियन एसेट्स जो हैं वो यूएस जो है वो इन्वेस्ट करेगा, यूएस की लीडरशिप के अंदर वो इन्वेस्ट होंगे जो यूक्रेन को रीबिल्ड करने में, यानी जब वो इन्वेस्ट यूएस की लीडरशिप में होगी तो दैट मीन्स कि उन तमाम बिजनेसेस का ताल्लुक जो है वो यूएस के साथ बन रहा होगा, यानी वो इंटीग्रेट यूएस इकोनॉमी के साथ हो रहे होंगे। सो 100 बिलियन तो इस तरह से खर्च होंगे, बाकी जो है यूएस विल रिसीव 50% ऑफ द प्रॉफिट्स फ्रॉम दिस वेंचर और यूरोप विल ऐड 100 बिलियन टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और यूरोप से कहा जाएगा कि तुम अपने ज़ाती 100 बिलियन इन्वेस्ट करो इस यूक्रेन के अंदर, और बाकी जो फ्रोजन अमाउंट है वो गालिबन इसमें यही समझ में आ रही है कि वो रशिया को $200 बिलियन जो है वो वापस की जाएंगी किसी भी तरीके से। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट और भी है कि जो टेरिटरीज के बारे में कि क्रीमिया जो कि पहले ही रशिया में शामिल हो चुका है, और लुशैंक और डोनेस्क जो कि दोनों मिला के डोंबास का रीजन कहलाते हैं, वो विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज डी फैक्टो रशियन इंक्लूडिंग बाय द यूएस, यानी यूएस और तमाम जो वेस्टर्न एलाइज हैं वो रिकॉग्नाइज करेंगे इस बात को कि डोनेस्क, लुहांस्क और क्रीमिया ये तीनों रशिया का पार्ट हैं, उसका प्रोविंसेस हैं, उसके ओब्लास्ट हैं। ये दोनों सूबे जो क्रिशान और ज़ापोरिजिया हैं जहां पर इस वक्त एक्टिव वॉर चल रही है, इन दोनों सूबों को मुकम्मल तौर पे जो है फ्रीज कर दिया जाएगा। यहाँ पर यानी कि आप समझ लें कि पीस कीपिंग फोर्सेस या कुछ न्यूट्रल फोर्सेस डाल दी जाएंगी, दोनों तरफ फेंसिंग हो जाएगी, ना उस एरिया में यूक्रेन के फौजी एंटर होंगे ना रशिया के फौजी एंटर हो जाएंगे, उसको पूरा एक मुकम्मल जोन जिसको कहते हैं ना बना दिया जाएगा बफर जोन, और उसके अंदर जो है वो विच विल मीन डी फैक्टो रिकग्निशन अलोंग द लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट, कि ये एक बफर जोन की तरह से उसका डिफैक्टो रिकग्निशन मिल जाएगी, और उसके बाद ये दोनों पॉसिबिलिटीज ओपन होंगी कि क्या ये दोनों सूबे भी बाद में रशिया को जाते हैं या बाद में ये यूक्रेन को जाते हैं। तो रशिया विल रिलिंक्विश अदर एग्रीड टेरिटरीज इन इट कंट्रोल्स आउटसाइड दीज 5 रीजन्स। इसके अलावा अगर रशिया की फोर्सेस आगे मजीद बढ़ी
وہیں کسی بھی اور صوبے میں, تو وہاں سے وہ ودرا ہو جائیں گی اور وہ واپس یوکرین کے حوالے کر دی جائیں گی. یہ ہیں وہ تمام 28 جو پوائنٹس ہیں, ان میں سے میں نے چیزیں آپ کو دکھا دی ہیں. تو جس کے اوپر پوٹن نے اگری کیا, یعنی دیکھیے پوٹن نے بھی تھوڑا سا نرمی دکھائی ہے. اس نے کہا کہ EU میں شامل کر لو, نیٹو میں شامل نہیں کرنا. اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ 3-4 پروونس مجھے دے دو, باقی جو ہے نا وہ میں واپس چلا جاؤں گا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ایسا دکھائی دے رہی ہیں کہ ایک مڈل گراؤنڈ ہے جس میں دونوں کو اگری کر لینا چاہیے, کیونکہ اتنے سالوں میں زیلنسکی کو اتنا تو پتہ چل گیا کہ میں وہ صوبے اب جنگ کر کے پوٹن سے واپس نہیں لے سکتا. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات جو اس میں ضروری بتانا کہ یوکرین ول ہولڈ الیکشنز ان 100 days. 100 دنوں کے اندر یعنی چند ماہ کے اندر یوکرین میں الیکشن بھی ہولڈ کروائے جائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے اگر الیکشن فیئر اینڈ مطلب فری طریقے سے ہوں تو بہت ممکن ہے کہ پرو رشین لیڈرشپ, پرو جو EU لیڈرشپ ہے اس کو ووٹ ہی نہ ملے, اور اگلا جو پریزیڈنٹ یہاں پہ الیکٹ ہو وہ ہی پرو رشین. تو اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا, سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. اور ہو سکتا ہے کہ رشیا وہ تمام صوبے جو اس نے لیے ہوئے وہ بھی ان کو واپس کر دے اور ان سے بولے کہ ایک انٹیگریٹڈ ملک کی طرح ہمارے ساتھ فرینڈ اور پرو رشیا پالیسی بنا کر ہمارے ساتھ چلو. سو یہ چیزیں ہونے والی ہیں. بڑا اچھا یہ پیس پلان ہے جس میں دونوں ممالک کو فیئرلی جو ہے وہ دکھایا گیا. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ رشین ٹروپس اور یوکرین کی ٹروپس کو کتنا نقصان ہوا ہے اس پوری وار کے اندر. یہ ایک رشین ملٹری کی ویب سائٹ ہے جن میں انہوں نے بتایا کہ کتنے ہزاروں ٹینکس ان کے ضائع ہوئے ہیں, آرمرڈ ان کے وہیکلس ان کے 23,000 سے زائد, اور پھر آرٹلری سسٹمز 34,000 سے زائد, اور ملٹری جو پرسنل ہے وہ خود کہہ رہے ہیں رشیا کی جو یہ ویب سائٹ ہے کہ ان کے تقریباً جو ہے نا 11,70,000 سے زائد ملٹری پرسنل جو ہے نا وہ مارٹر ہو گئے, اس جنگ میں وہ کام آ چکے ہیں. اب یہ تو رشین گورنمنٹ ہے اور یہ صاف طور پہ بتاتی ہے کہ بھئی ہمارا اتنی کیجوالٹیز ہوئی ہیں, لیکن دوسری طرف جو یوکرین کی گورنمنٹ ہے بالکل بھی کوئی پراپر رپورٹ نہیں سامنے آنے دے رہے کہ کتنے یوکرین کے فوجی ہیں جو کہ مارے گئے. کیونکہ جو اینالسٹ ہیں یورپین اور ویسٹرن اینالسٹ ہیں وہ تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یعنی کہ ملینز میں یوکرین کے جو فوجی ہیں وہ بھی مارے گئے, یعنی کہ 3 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ اس طرح کی باتیں وہ اینالسٹ کرتے ہیں, لیکن ان کے پاس ظاہر ہے کوئی اعداد و شمار نہیں ہے کیونکہ پراپر رپورٹنگ جو ہے وہ اس معاملے میں نہیں کی گئی ہے. سو یوکرین کی فوج کو کتنا نقصان ہوا ہے, کتنے وہاں پہ لوگ جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں, فوجی ہلاک ہوئے ہیں, اس کی جو ہے نا وہ کوئی ڈیٹیل کوئی بھی اوتھینٹیکلی نہیں دے پا رہا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی 4-5 لاکھ لوگ فوجی جو ہیں وہ ان کے ہلاک ہوئے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو کئی ملینز ہیں جو کہ ڈسپلیس ہو گئے ہیں انٹرنلی بھی, اور اس کے علاوہ کئی ملینز ہیں جنہوں نے جلا وطنی اختیار کر لی ہے, جو یوکرین سے باہر جا چکے ہیں اپنی جانیں بچانے کے لیے اور اپنی فیملیز کو سیکیورٹی دینے کے لیے وہ دوسرے ممالک میں ہجرت کر کے جا چکے ہیں. سو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں, اور یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اتنے سالوں کی جو وار ہوئی ہے 22 سے لے کر 25 تک, اس میں کتنے بلینز آف ڈالرز یورپین یونین کے ممالک نے خرچ کیے ہیں, US نے خرچ کیے ہیں, اور ان کے مزید جو الائز ہیں جیسے کہ EU کے جو ممالک ہیں انہوں نے $66 بلین خرچ کیے ہیں, یعنی پلیج کر دیے, جن میں سے وہ ان کا کہنا ہے کہ 57 یا 58 بلین ڈالر جو ہے وہ واقعی میں یوکرین کے اوپر خرچ کر چکے ہیں. اسی طرح US نے پلیج جو کیے ہیں وہ 46 مختلف وعدے جو کیے ہیں, اور جو اصل میں وہ خرچ کر چکے ہیں وہ تقریباً 30 بلین ڈالرز وہ خرچ کر چکے ہیں. اس طرح جاپان نے 8 بلین ڈالرز, اور کینیڈا نے 8 بلین ڈالرز, اور UK نے الگ سے, کیونکہ وہ UK اب EU کا تو حصہ ہے نہیں تو وہ الگ سے اس کا کاؤنٹنگ ہو رہی ہے, تو وہ تقریباً 4 سے 5 بلین ڈالرز وہ خرچ کر چکا ہے. تو اتنے بلینز اور اتنے سالوں کی جو جنگیں ہیں اور اپنے فوجیوں کو جھونکنا, اور پھر یوکرین کے عوام کا قتل عام, اور ان کے شہروں کی تباہی, اور ان کی انفراسٹرکچر کی تباہی, اور ان کی ڈسپلیسمنٹس, اور ان کے اندر ڈیزیز اور فوڈ کی کمی, سب کچھ جب جنگ ہوتی ہے تو سب کچھ وہاں پر ایجوکیشن, ہیلتھ,
گورنمنٹ کی فیسلٹی سب کچھ سسٹم تباہ ہو جاتا ہے. تو یہ سب کچھ کیوں کیا گیا, اتنا کیوں کیا جاتا ہے, کیا لینا ہوتا ہے, کیا مل جانا ہوتا ہے جس کے لیے آپ اتنے بڑے بڑے بلینز خرچ کرتے ہو اور اس طرح سے ملکوں کو اور ان کے عوام کو تباہی کی طرف لے کے جاتے ہو. اس میں کیا ہوتا ہے؟ سو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ایک اوور ویو تھا یوکرین کی جنگ کا. وی آل ہوپ فار دا بیٹر اینڈ ویلفیئر آف دا پیپل آف یوکرین, کیونکہ اصل سفرنگ کون کرتا ہے؟ لوگ کرتے ہیں, عام عوام. ان کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں, ان کے گھر تباہ ہوتے ہیں, ان کے گھروں کے اوپر بامبنگ ہوتی ہے, ان کی بلڈنگس تباہ ہوتی ہیں, ان کی سڑکیں, ان کے اسکول, ان کے ہاسپٹلس جو ہے نا وہ نیست و نابود ہو جاتے ہیں. تو ساری سفرنگ عوام کرتی ہے. زیلنسکی تو اپنے گرین ہاؤس میں بیٹھا ہوگا, اپنے فورٹیفائڈ کسی کیبن میں بیٹھا ہوگا, اور یہ باقی جو یورپین کے لیڈرس ہیں یہ تو اپنے محلوں میں بیٹھے ہیں, لیکن اصل سفرنگ ہے عوام کی. تو اس عوام کی بہتری اور رسپائٹ اور ویلفیئر کی خاطر ہم سب کی یہ دعا بھی ہے, خواہش بھی ہے, تمنا ہے کہ یہ پیس ڈیل جو ہے کسی نہ کسی طرح سے بروئے کار آ جائے اور جنگ ختم ہو جائے, اور یوکرین کے عوام جس طرح سے پہلے ایک اچھی اور ایک یعنی نارمل زندگیاں گزار رہے تھے ویسے کہ وہ دوبارہ سے اس طرح کی زندگیاں گزار سکیں, اور یہ تباہی کے جو پورا ہے سسٹم اس میں سے وہ نکل سکے. تھینک یو.